हेलो दोस्तों, मैं कुणाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मा पढ़ाई पर। और आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन। तो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स बेसिकली होते क्या हैं, जो भी आज तक आपने देखा हो, हम जो भी आइज़ के अंदर डाल रहे हैं अपने उसके ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो हमारा स्टेराइल सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, सस्पेंशन हो या फिर ऑइंटमेंट हो, वो सभी चीज़ें हमारी ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट कहलाती हैं। ये ड्रॉप्स की फॉर्म में, स्प्रेस फॉर्म में या फिर ऑइंटमेंट सभी फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। टाइप्स हमारे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स कितने तरह से होते हैं। ये आई ड्रॉप्स की फॉर्म में आते हैं, इस तरह से आपने रिफ्रेश टीयर्स की आई ड्रॉप्स देखी होंगी। आई लोशंस की फॉर्म में आते हैं, आई सस्पेंशंस आते हैं, आई ऑइंटमेंट्स आते हैं और कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशंस आते हैं। अब बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, यानी जो भी हमारे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट हैं वो कैसे होने चाहिए। तो ये फॉरेन पार्टिकल से फ्री होने चाहिए, यानी इसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, फाइबर्स, फिलामेंट्स नहीं होने चाहिए। इन्हें हम बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास करवाते हैं, जैसे मेम्ब्रेन फिल्टर या फिर सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, जिसकी मदद से उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं रहता। बात आती है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो कितना गाढ़ा है। जैसे आपने देखा हो कि अगर हमारा कोई भी सॉल्यूशन है वो ज़्यादा हल्का होगा, उसे हम आँख में डालेंगे तो हो सकता है वो ज़्यादा हल्का होने की वजह से आइज़ में से बह जाए। तो इसलिए हम विस्कोसिटी को मेंटेन करेंगे, जिसकी मदद से ज़्यादा देर तक हमारी आइज़ के अंदर ड्रग रहे और अपना काम करता रहे। तो इसलिए हम इसके अंदर थिकनिंग एजेंट्स डालते हैं, जैसे पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और मिथाइल सेलुलोज या फिर कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। आगे आता है टोनिसिटी। तो टोनिसिटी में क्या होता है कि जो भी हमारी प्रिपरेशन है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो आइसोटोनिक होना चाहिए लैक्रिमल सीक्रेशन के साथ, यानी जितनी कंसंट्रेशन हमारे प्रोडक्ट की है उतनी ही सेम कंसंट्रेशन लैक्रिमल सीक्रेशन के साथ हमारी होनी चाहिए, वरना वहाँ पर ओस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन का प्रोसेस लग सकता है, जो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कर सकता है या फिर उसकी आइज़ के अंदर इरिटेशन कर सकता है। आगे बात आती है पीएच ऑफ द प्रिपरेशन, यानी जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका पीएच क्या करता है कि पीएच जो है एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो पीएच हमेशा मेंटेन करके चलना पड़ेगा हमें। अगर पीएच थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो उसकी आइज़ को इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी आइज़ को नुकसान पहुंच सकता है। हमारे टीयर्स का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, तो उसी के आसपास हमें मेंटेन करना होता है। बात आती है स्टेरिलिटी। जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो स्टेराइल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरियाज, फंगस कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जैसे आपने सुना हो, एक स्यूडोमोनास एरुगिनोसा नाम का एक बहुत ही कॉमन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो हमारे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में जनरली मिल जाता है और ये कॉर्निया का बहुत सीरियस इन्फेक्शंस कर सकता है, वो भी सिर्फ 24 से 48 घंटों के अंदर। अगली बात आती है सरफेस एक्टिविटी। तो जो हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के अंदर, उसकी वेटिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी मदद से वो उसे पेनिट्रेट करे और कॉर्निया तक पहुंच पाए और अपना काम कर सके। तो हम इसके लिए वेटिंग एजेंट्स मिलाते हैं, जैसे पॉलीसोर्बेट 20, पॉलीसोर्बेट 80, बेंजालकोनियम क्लोराइड। अब आती है बात आई ड्रॉप्स। तो जो भी हमारी आई ड्रॉप्स है, सबसे पहले आई ड्रॉप्स क्या होती हैं। तो आई ड्रॉप्स एक स्टेराइल एक्वस या फिर ऑयली सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन हो सकता है, जिसे हम अपनी आइज के अंदर डालते हैं कुछ इस तरह से। अब आई ड्रॉप्स का यूज़ किस लिए होता है, एज अ एनेस्थेटिक भी यूज़ कर सकते हैं हम। एनेस्थेटिक आप समझ सकते हो कि ऐसा कोई भी ड्रग या फिर एजेंट जो कंप्लीट या पार्शियल लॉस ऑफ फीलिंग कर देता है, यानी वहाँ से फीलिंग को ख़त्म करता है। एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है कि वो इन्फ्लामेशन को खत्म करेगा या फिर वहां पर अगर कोई स्वेलिंग वगैरह है तो उसे खत्म करेगा। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक में होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहां पे उसकी ग्रोथ को बिल्कुल खत्म कर देगा। डायग्नोस्टिक कर सकता है। मायोटिक, मायोटिक एक कंडीशन होती है कि जब हमारी आइज का जो प्यूपिल है उसका साइज छोटा हो जाता है। माइड्राइटिक, माइड्राइटिक के अंदर क्या होता है कि हमारा जो प्यूपिल होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो इस सिचुएशन में भी हम आई ड्रॉप्स का यूज करते हैं। आगे बात आती है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आई ड्रॉप्स, यानी अब हमारी आई ड्रॉप्स की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए। तो ये स्टेराइल होने चाहिए। सबसे पहले स्टेराइल मैंने अभी बताया आपको कि इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो पाए। न्यूट्रल पीएच होना चाहिए, पीएच मेंटेन रहना चाहिए। अगर पीएच मेंटेन नहीं होगा तो आइस के अंदर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। सुटेबल बैक्टीरियासाइड होना चाहिए। बैक्टीरियासाइड अगर है उसके अंदर तो वो काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है। अगर हमने बैक्टीरियासाइड नहीं डाला और पता चलता है कि हमारे थोड़ी बहुत दिनों में ही उसके अंदर कोई बैक्टीरिया ग्रो कर गया, जिसकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो खराब हो जाएगा। फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए उसके अंदर। आइसोओस्मोटिक होना चाहिए, यानी वो आइसोटोनिक होना चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन सेम रहनी चाहिए। फॉर्मुलेशंस, हमारी आई ड्रॉप की फॉर्मुलेशन यानी आई ड्रॉप की फॉर्मेशन।
तो फॉर्मुलेशन के अंदर क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियासाइडल एंड फंगिसाइडल व्हीकल, जो भी हम व्हीकल ले रहे हैं उसके लिए वो बैक्टीरियासाइडल या फिर फंगिसाइडल होना चाहिए। तो जनरली क्या होता है कि जो भी हमारा एक्वस व्हीकल ले आए वो बैक्टीरिया या फंगल ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है, उसके अंदर बैक्टीरिया या फंगस ग्रो कर सकती है। तो इसलिए हम उसके अंदर एक बैक्टीरियोसाइड डालते हैं, जैसे फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट या फिर फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, बेंजलकोनियम क्लोराइड या क्लोरोहेक्सेडिन एसीटेट। बात आती है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मेडिकामेंट एंड एडजुवेंट्स। जो हम एडजुवेंट्स उसके अंदर मिला रहे हैं उसकी क्या प्रिपरेशन होती है, तो हम एडजुवेंट्स जो भी अपने एक्वस व्हीकल में डाल रहे हैं उसके अंदर एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होना चाहिए। अगर उसके अंदर एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होगा तो वो किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म से ग्रोथ वहाँ पर नहीं होने देगा। क्लैरिफिकेशन में आता है कि जब हम आईड्रोप्स बना रहे हैं तो उसका साइज हमारा 0.8 माइक्रोमीटर के आसपास होना चाहिए। साइज छोटा रहेगा तो वो सही रहेगी। बाय पासिंग थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर, हम उसके साइज को हम उसके जो भी हमारे ड्रॉप्स हैं उससे हम मेम्ब्रेन फिल्टर से पास करवाएंगे, जिसकी मदद से जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे सिर्फ वही पास हो पाएंगे, बड़े पार्टिकल्स बाहर रह जाएंगे। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि हमारे आई ड्रॉप्स को हम ऑटोक्लोविंग मेथड से स्टेराइज करवाएंगे, या फिर बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया साइड के साथ हीट करवाएंगे उसे 98 से 100 डिग्री सेल्सियस में, या हम उसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से फिल्टर करवा सकते हैं। फिर बात आती है कंटेनर। तो हम आई ड्रॉप्स बना रहे हैं तो उसका कंटेनर एक न्यूट्रल ग्लास होना चाहिए या फिर प्लास्टिक कंटेनर हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एडजुवेंट्स। एडजुवेंट्स को हम एक्सीपेंट्स भी बोल सकते हैं कि जो भी हम उसमें बाहर के मटेरियल्स मिला रहे हैं जैसे थिकनिंग एजेंट, बफर सॉल्यूशन, ये सभी एडजुवेंट्स में आते हैं। तो सबसे पहले थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट मैंने बताया अभी कि हम विस्कोसिटी के लिए यूज़ करते हैं, उसके गाढ़ेपन के लिए। तो थिकनिंग एजेंट के तौर पर हम इसमें मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है बफर्स। तो जो भी हम सॉल्यूशन, जो भी हम प्रिपरेशन बना रहे हैं वो बफर होना चाहिए। उसके अंदर हम बफर सॉल्यूशन मिलाएंगे जैसे बोरिक एसिड, सोडियम एसिड फॉस्फेट या फिर सोडियम साइट्रेट, जिसकी वजह से उसका पीएच जो है वो मेंटेन रहे आइस के लिए, वरना वो आइस में इन्फेक्शन कर सकती हैं। एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए हमारा जो भी प्रोडक्ट है, मतलब वो ऑक्सीडेशन से बचा रहना चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की एडिंग। अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर एयर चली जाती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो हो सकता है वो खराब हो जाए। इसलिए दो मेथड से हम उसे ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं। या तो हम उसके अंदर की सारी एयर बाहर निकाल दें और उसमें इनर्ट गैस को फिल कर दें, या दूसरी बात हम उसके अंदर कोई भी एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम थायोसल्फाइड। फिर आता है वेटिंग एजेंट्स। वेटिंग एजेंट क्या करते हैं, हमारे आई ड्रॉप से हम वेटिंग एजेंट को डालेंगे तो हमारी आई ड्रॉप पेनिट्रेट करेगी आई को और कॉर्निया तक पहुंच पाएगी। तो वेटिंग एजेंट्स के तौर पर हम पॉलीसोर्बेट 20 या फिर पॉलीसोर्बेट 80 का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट सब्सटेंस, यानी जो भी हम आइसोटोनिक, मैंने अभी बताया कि सेम कंसंट्रेशन होनी चाहिए, तो हम आइसोटोनिक मेंटेन करने के लिए कई तरह के बफर सॉल्यूशन और कई तरह के अलग सॉल्यूशंस को मिलाते हैं। प्रिकॉशंस यूज्ड इन हैंडलिंग आई ड्रॉप्स। जब हम आई ड्रॉप्स अपनी बना रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, बना रहे हैं या फिर हम आई ड्रॉप्स को यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले नेवर टच द ड्रॉपर सरफेस। जब हम आई ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं तो उसका जो ड्रॉपर सरफेस होता है उसे कभी टच नहीं करना। नेवर रिंस द ड्रॉपर, ड्रॉपर को कभी भी धोना नहीं है। इफ़ द ड्रॉपर इज सेपरेट ऑलवेज होल्ड इट विद इट्स टिप डाउन। अगर हमारा ड्रॉपर अलग है तो हमेशा उसकी टिप को नीचे की तरफ ही कर कर रखना है। नेवर यूज आई ड्रॉप्स दैट हैव चेंज कलर। कभी भी वो आई ड्रॉप्स का यूज़ नहीं करना जिनका कलर बदल चुका है। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रॉप्स, जब हम आइस के अंदर ड्रॉप्स डाल लेते हैं तो हमें अपनी आंखें ज़्यादा टाइटली क्लोज नहीं करनी है, या उसे जल्दी जल्दी या तेज़ की ब्लिंक नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसकी वजह से जो भी हम अंदर मेडिसिन डाली है, ड्रॉप्स डाली हैं, वो पूरा बाहर आ सकता है और वो अपना काम नहीं कर पाएगा। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल फार्मा पढ़ाई को सब्सक्राइब करें। हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे। थैंक यू।